वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवाह द फ्लो ऑफ नॉलेज। सो आज हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा इथोलॉजी। इथोलॉजी जो टॉपिक है एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई होप मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो आपको समझ आएगा और आपको भी ये चीज इंटरेस्टिंग लगेगी। सो इथोलॉजी जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जिसको हम अगर तोड़ते हैं टुकड़ों में तो इसके दो वर्ड्स निकलते हैं, इथोस एंड लोगोस, जिसमें इथोस का मतलब होता है बिहेवियर या हैबिट या कन्वेंशन एंड लोगोस मीन्स होता है स्टडी। इट मीन्स हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर होता है किसी भी पर्टिकुलर साइंस स्टिमुलाई को लेकर, साइंस स्टिमुलाई आप कह सकते हैं, एनवायरमेंटल रिलेटेड कोई फैक्टर्स हो सकते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे वो भी एक स्टिमुलाई की तरह वर्क कर सकते हैं। तो उसकी जो हम इफेक्ट की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसको हम कहते हैं इथोलॉजी। सो इस वीडियो के अंदर जो है वो हम इथोलॉजी का जो जनरल इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में स्टडी करेंगे और इसके बाद में जो फर्दर वीडियोस हैं वो आएंगे जो एनिमल्स हैं उनके एनिमल्स के फीडिंग बिहेवियर के बारे में, उनका इनेट बिहेवियर क्या है, उनके सोशल बिहेवियर के बारे में, उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, फेरोमोन्स जो होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्टिकुलर बिहेवियर्स के, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिलीज किए जाते हैं और जो डिफरेंट बिहेवियर जो होता है ऑर्गेनिज्म का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन सब चीज की हम स्टडी जो है वो फर्दर आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है इथोलॉजी की वो हम करते हैं। इथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द साइंटिफिक एंड बायोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इथोलॉजी साइंस का ही एक ब्रांच होता है जिसके अंदर हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका साइंटिफिक बिहेवियर या उनका जो बायोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है, जिसके अंदर हम फिजियोलॉजिकल बिहेवियर भी उनका पढ़ते हैं, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो किस तरीके से पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, इन सब का एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है हमारा वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। तो ये सारी की जो कंबाइंड स्टडी जो होती है वो हम इथोलॉजी के अंदर करते हैं। फिर इसके बाद में जो है सबसे पहले हम कुछ स्पेसिफिक या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कि हम उसके साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि किन किन साइंटिस्ट का क्या क्या रोल है, क्या क्या डिस्कवरीज उन्होंने की थी, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो द टर्म इथोलॉजी किसके द्वारा दी गई थी? द टर्म इथोलॉजी है वो सबसे पहले दी गई थी निको टिनबर्गन के द्वारा 1950 के अंदर। निको टिनबर्गन जो है वो एक जूलॉजिस्ट थे, हॉलैंड से बिलोंग करते थे और इन्होंने जो मेन कॉन्सेप्ट दिया वो साइंस स्टिमुलाई का दिया था। साइंस स्टिमुलाई जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कोई भी केमिकल हो सकता है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की वजह से जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी एक साइंस स्टिमुलाई की तरह वर्क कर सकते हैं। इन्होंने जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हमें दी थी जो हमारे लिए याद करना एज ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमारी बुक्स, फर्स्ट बुक है एनिमल बिहेवियर, सेकेंड बुक आती है हमारी द स्टडी ऑफ इंस्टिंक्ट, थर्ड बुक है द एनिमल्स इन इट्स वर्ल्ड एंड द फोर्थ बुक है वो सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स। तो ये सारी जो बुक्स थी वो हमारी निको टिनबर्गन के द्वारा एनिमल बिहेवियर के ऊपर दी गई थी। फिर इसके बाद आता है द फादर ऑफ इथोलॉजी। अब फादर ऑफ इथोलॉजी हम किसे कहते हैं? जिसके अंदर आता है हमारे कोनार्ड लॉरेंज। कोनार्ड लॉरेंज जो है वो एक एनिमल साइकोलॉजिस्ट थे, वियना से बिलोंग करते थे और जो कॉन्सेप्ट जो है कोनार्ड लॉरेंज के द्वारा दिया गया था वो होता है इम्प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट। 1935 के अंदर कोनार्ड लॉरेंज ने इम्प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट दिया था। इम्प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? इम्प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर होता है जो कि क्रिटिकल टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे
कोई ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर हमारा देखा हुआ जो बिहेवियर होता है वो हमारे माइंड के अंदर छप जाता है, हम उसे इरेज नहीं कर पाते, हम फिर वैसे सिचुएशन में उसी तरीके से बिहेव करते हैं, उसको हम इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। तो 1935 में इन्होंने इम्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। इम्प्रिंटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में हम आगे की वीडियोस में और जानेंगे। इसके बाद आता है कोनार्ड लॉरेंज ने जो है वो कुछ स्पेसिफिक बुक्स दी थी, जिसके अंदर हमारी आती है किंग सोलोमन्स रिंग, मैन मीट डॉग ऑन एग्रेशन। ये जो कुछ बुक्स थी कोनार्ड लॉरेंज के द्वारा दी गई थी उनकी स्टडी के बेसिस पे। फिर इसके बाद आता है एक साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंटल इथोलॉजिस्ट। एक्सपेरिमेंट इथोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कार्ल वॉन फ्रिश को। कार्ल वॉन फ्रिश जो थे वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था बीज के ऊपर। हनी बीज जो होती हैं उनके ऊपर कार्ल वॉन फ्रिश ने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो है वो बीज के डांसिंग बिहेवियर के बारे में बताया था, जिन्होंने बताया था कि बीज जो होती हैं 2 टाइप ऑफ डांस फॉर्म रिप्रेजेंट करती हैं, जिसके अंदर एक सर्कुलर डांस होता है, एक होता है वैगल डांस। इन्फिनिटी स्ट्रक्चर में आप बोल सकते हैं, या 8 शेप जो है वो बनाती हैं, इस टाइप का डांस वो शो करती हैं। और ये जो डांस वो शो करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम हाई, डिस्टेंस ऑफ फूड फ्रॉम हाइव। उनके जो उनका जो छत्ता होता है, उनका जो नेस्ट होता है, उससे हाइव जो उनका होता है उससे फूड का क्या डिस्टेंस है, इसके बेसिस पे वो डांस शो करती है। डायरेक्शन ऑफ सन, उसके बेसिस पर जो है वो अपना डांस शो करती है। तो इसके बारे में बताया था कार्ल वॉन फ्रिश ने। फिर इसके बाद आता है निको टिनबर्गन, कोनार्ड लॉरेंज और कार्ल वॉन फ्रिश को जो है वो 1972 या फिर 1973 के अंदर जो है एनिमल बिहेवियर की स्टडी के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। फिर इसके बाद कुछ ये जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट साइंटिस्ट जो है वो है इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, जिनका इथोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अंदर हमारा आता है ऑस्कर हेनरथ। ऑस्कर हेनरथ ने जो है वो वाटरफॉल्स की स्टडी की थी। वाटरफॉल्स जो होते हैं वो जैसे बर्ड जो होते हैं, वाटर से रिलेटेड बर्ड्स जो कैटेगरी में जो आते हैं उनको हम वाटरफॉल्स बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा डक हो गया, गीज हो गए, ये जो कुछ स्पेसिफिक वाटर रिलेटेड बर्ड्स होती हैं उनको हम वाटरफॉल्स में इंक्लूड करते हैं। तो ऑस्कर हेनरथ ने जो है वाटरफॉल्स की स्टडी की थी और इन्होंने जो थी वो अपनी एक बुक दी थी जिसका नाम उन्होंने दिया था इथोलॉजी ऑफ एनाटाइड। ओके, इथोलॉजी ऑफ एनाटिडी, इथोलॉजी ऑफ एनाटिडी नाम की बुक इन्होंने दी थी। फिर इसके बाद आता है आर्थर हेसलर। आर्थर हेसलर ने जो है वो मैकेनिज्म ऑफ माइग्रेशन बताया था कि जिस हिसाब से बर्ड्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं सॉरी, अब ये किसी भी पर्पज से हो सकता है, रिप्रोडक्टिव पर्पज के लिए भी हो सकता है, फूड के पर्पज से भी हो सकता है, या टेरिटरी चेंज करने के पर्पज से भी हो सकता है। किसी भी बेसिस पर जब एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको हम माइग्रेशन कहते हैं, और इसके मैकेनिज्म के बारे में हमें बताया था आर्थर हेसलर ने। फिर इसके बाद हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसके अंदर आता है सबसे पहले आता है आईपी पावलोव। पावलोव जो है वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो स्टडी की थी वो सबसे पहले सलाइवेशन ऑफ डॉग, इसके ऊपर इन्होंने स्टडी की थी। सलाइवेशन ऑफ डॉग, सलाइवेशन ऑफ डॉग की जब वो स्टडी कर रहे थे तो उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान वो कंडीशनल रिफ्लेक्स के कॉन्सेप्ट पे पहुंचे थे और उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कंडीशनल रिफ्लेक्स के बिहाव पे। इनको 1904 के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज भी दिया गया था कंडीशनल रिफ्लेक्स की खोज के लिए। इनको 1904 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। फिर इसके बाद आता है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने जो है वो बर्ड्स के अंदर उनके ब्रीडिंग पीरियड, उनके नेस्टिंग के बिहेवियर और उनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है
उसके बिहेवियर के बारे में इन्होंने स्टडी की थी। फिर इसके बाद आता है गॉलन। गॉलन ने 1840 के अंदर जो है वो एनिमल्स के लाइफ के बारे में काफी डेप्थ में ऑब्जर्व किया था और उसके बारे में पब्लिश किया था। फिर इसके बाद में आता है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, आई नो आप सब बहुत जानते होंगे चार्ल्स डार्विन के बारे में। द नेचुरलिस्ट इनको कहा जाता है। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी जो है वो इनके द्वारा दी गई थी। इस इवोल्यूशन के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। तो चार्ल्स डार्विन जो होता है, इन्होंने जो है सबसे पहले साइंटिफिक बिहेवियर की स्टडी की थी एनिमल्स के अंदर, मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। और इन्होंने कुछ स्पेसिफिक बुक्स जो है वो दी थी, जिसका नाम है द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन्स एंड एनिमल्स। एंड दूसरी जो बुक है वो है इनकी ओरिजिन ऑफ स्पेशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये जो दो कुछ बुक है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। फिर इसके बाद आता है जॉन रोमेनस। जॉन रोमेनस जो है वो चार्ल्स डार्विन के फ्रेंड या स्टूडेंट आप कह सकते हैं, जिन्होंने जो है वो चार्ल्स डार्विन के बाद एनिमल कुछ स्टडी की थी और उसको अपनी बुक एनिमल इंटेलिजेंस के अंदर इंक्लूड किया था। फिर इसके बाद आता है चार्ल्स ओ विटमैन। ये जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो है वो पिजन्स और डव्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी की थी। इन्होंने अपनी इस स्टडी को जो है वो अपनी बुक द एनिमल बिहेवियर के अंदर इंक्लूड किया था। ये जो काम नहीं कर पाए थे या कुछ जो बिहेवियर, इनकी डेथ हो गई थी, ये स्टडी नहीं कर पाए, पर इनके वर्क को आगे जो कंटिन्यू किया गया था वो ओ रिडल के द्वारा किया गया था, जिन्होंने इसके रिमेनिंग वर्क को पब्लिश किया था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और आगे के टॉपिक्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे।